वेलकम बैक। हम खबर दें आपको, इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। इससे पहले 2 इजलास हुए थे और हतमी फैसला नहीं हो सका था। आज फिर ये इजलास हुआ और इजलास में ये फैसला किया जाना था, जबकि 2 इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स थे वो मुकम्मल अमल दरामद करने पर ये फैसला कर रहे थे। लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया गया है। इब्राहिम अब्बासी मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे। इब्राहिम, मुकम्मल डिटेल शेयर करें। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन का बड़ा अहम इजलास हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इसमें फैसला ये किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसके ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करेगा। और साथ में जो लीगल टीम है या लीगल विंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसको हदायत जारी की गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी नुक्ते पर अमल दरामद में रुकावट है तो फौरन निशानदेही जो है वो करें, और कोई रुकावट है तो मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी रजू किया जा सकता है। और ऐसी सियासी जमात एक साथ मजीद जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि अगर एक सियासी जमात की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को मुसलसल बेजा तनकीद का निशाना बनाया है, कमीशन की इसकी शदीद जो है वो मजम्मत जो है वो करती है। लिहाजा कमीशन इस इस्तीफे के मुताबिक मुज़ाहिका खेज है। 2 इजलास जो बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन के अंदर किए गए, एक कल इजलास मुनक्कद किया गया जिसमें निसार दुरानी ने उसको चेयर किया। वीडियो लिंक के जरिए जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो शरीक हुए थे। उसमें बाबर हुसैन बरवाना मेंबर पंजाब और जो निसार खान जो हैं मेंबर थे, उनकी जानिब से जो है वो कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद किया जाए। आज जो है वो उसके बाद दूसरा जो इजलास था, दूसरा दौर आज शुरू हुआ। तकरीबन 11:15 बजे इस इजलास का आगाज हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में। उसमें लॉ विंग की जानिब से मुख्तलिफ पहलू जो थे उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको जब पैरावाइज उसकी ब्रीफिंग दी गई, उसके बाद ये फैसला किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो अमल दरामद जो है वो करेगा। अगर किसी पैरा के अंदर या किसी मामले के अंदर लीगल विंग समझती है कि उसको समझ नहीं आ रही तो वो इलेक्शन कमीशन की जो लीगल विंग है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से जो है मुशावरत करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ जो है वो उससे रब्ता करेगी और उनसे इन चैम्बर जाके मिलने के बाद जो है वो अवाम को जो है वो दूर करेगी। दूसरा आप साथ ही रहेगा, इसकी मुकम्मल तफसील दोबारा आपसे हासिल करेंगे। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील साहब। खालिद जमील साहब, आपने इब्राहिम अब्बासी की बात, लीगल विंग की जो टीम थी उसने बाकायदा तौर पर मुकम्मल ब्रीफ किया है। कल भी इजलास हुआ था, कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अभी फिर इजलास और अहम फैसला कर लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो फैसला है उस पर अमल दरामद किया जाएगा। इसमें 2 बड़े अहम पहलू हैं। एक तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया उस पे इलेक्शन कमीशन पे ये आज इत्तफाक राय पाया गया, अगरचे कल जो है कि ये इत्तफाक राय नहीं था और पंजाब और जो सिंध के मेंबर थे उन्होंने बड़ा दो टोक अंदाज के अंदर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल के अलावा और कोई चाराकार नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना होगा। और आज जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस इजलास में खुद मौजूद थे, गुज़श्ता रोज क्योंकि वो लाहौर में थे और वीडियो लिंक के ऊपर सिर्फ वो आए थे कुछ देर के लिए, तो आज फिर ये इत्तफाक राय से इस चीज पर फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो है कि अमल दरामद किया जाएगा। ताहम जो लीगल विंग है इलेक्शन कमीशन का उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और वो ऑब्जर्वेशंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसके हवाले से हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि पीटीआई के अभी तक जो इंतखाबात हैं वो हुए नहीं है और उनका तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं है। पीटीआई 3 दफा अपने इंतखाबात करवा चुकी है। पहले 2 इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन ने जो है कि वो कलअदम करार दिया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी फैसले को बरकरार रखा था जो इलेक्शन कमीशन ने दिया था, जिसके नतीजे में इंतखाबी निशान बल्ला लिया गया था। तीसरा जो इलेक्शन करवाया पीटीआई ने वो भी अभी तक पेंडिंग है, वो मामलात इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत हैं और जो पॉलिटिकल लीगल विंग है उसने उसके ऊपर एतराज़ात किए हुए हैं और पीटीआई से जवाब मांगा हुआ है। अभी उसके ऊपर हतमी फैसला नहीं हुआ, तो इसलिए लीगल विंग का ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो उसकी तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं है, तो ऐसी जमात को कैसे हम पार्लिमानी पार्टी तस्वर करें या क्या किया जाए, इसके हवाले से मुमकिन है कि 1-2 रोज के अंदर एक एप्लीकेशन जो है लीगल विंग तैयार करके और फिर इन चैम्बर जो पैरा 10 था सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें ये कहा गया था कि अगर इस पे वजाहत कोई तलब हो या कोई इब्हाम हो तो उसमें कोई भी फरीक जो है, चाहे वो पीटीआई हो या इलेक्शन कमीशन हो या कोई और जमात फरीक जो है, वो इन चैम्बर समात के लिए दरखास्त दे सकता है। तो उस सिलसिले में ख्याल दरखास्त एक इन चैम्बर जो है वो दे दी जाएगी जिसमें तंजीमी ढांचे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेके जो है कुछ सवालात उठाए जाएंगे। लेकिन मीनवाइल जो पीटीआई ने अपनी फहरिस्त पेश की है अपने
उन MNAs की जिन्होंने उनको ज्वाइन किया है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन प्रोसेस शुरू कर देगा और अपनी वेबसाइट के ऊपर उनके नाम जो है कि वो भी 7 दिन के अंदर अंदर अगर उन्होंने अपलोड करने हैं तो इलेक्शन कमीशन कोशिश करेगा कि जब 7वां दिन हो उसी दिन उसको अपलोड किया जाए। और मीनवाइल जो है कि कोई भी लीगल विंग जो अपनी ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद के ऊपर एप्लीकेशन या पिटीशन तैयार करेगा उसको जो है जमील साहब, जैसे कि अभी आपने खुद बात की है कि लीगल विंग को कोई ऑब्जर्वेशंस थी, लेकिन जैसे अभी आपने खुद फरमाया कि इससे पहले जब इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से बात की जा चुकी थी और यही कहा जा रहा था कि PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए, और हालांकि वो 3 बार करवा चुकी है, लेकिन तरीका कार के ऊपर सवालात थे कि जो उनका करवाने का तरीका था वो ठीक नहीं था। मेरे ख्याल है इस बार भी जब ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने तो उसमें आपको याद होगा जब मखसूस नशिस्तों के केस में फुल कोर्ट समाअत कर रही थी, 13 रुकनी बेंच था, उसके अंदर बार बार ये सवाल उठाया जा रहा था। जस्टिस अतर मिरल्ला, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, इवन काजी फाइजा साहब ने खुद ये रिमार्क्स दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई। तो अब जब ये मामला दोबारा अगर आएगा तो उसमें ये सवाल जब आएंगे तो जो इलेक्शन प्रोसेस सारा है, इस दफा जो इलेक्शन हुआ था PTI का, उसमें तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने फ्रॉम डे फर्स्ट से लेके आखिरी दिन तक जो है कि मुकाबला भी हुआ, तमाम लोग बिला मुकाबला नहीं हुए। और आपने देखा बलोचिस्तान में जिस ग्रुप को आप कह लें कि इमरान खान या बैरिस्टर गौर सपोर्ट कर रहे थे, उस ग्रुप के लोग वहां पे इलेक्शन हारे भी हैं। तो इस सूरत में कहना कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ या इलेक्शन में अभी भी कुछ खराबियां या कबातें हैं, वो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन क्योंकि किसी दबाव में या किसी ज़ेर असर जो बैरूनी असरात होते हैं उनके असरात में शायद वो एतराज़ात कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट का मूड, वहाँ पे जो जजेस का सूरत हाल है वो सारी की सारी इलेक्शन कमीशन के सामने में, इसलिए इस फैसले के ऊपर भी उन्होंने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया जिस तरह से माजी में चीफ जस्टिस उमर अता बदयाल की सरबराही में जब ये फैसला किया गया कि पंजाब और KP के अंदर इलेक्शन हो और डेट दी गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ अपीलें करता रहा और मुख्तलिफ हीले बहाने किए गए और इलेक्शन नहीं करवाए गए थे। तो इस दफा लगता है कि उनको भी अंदाजा है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने फैसला दिया और फैसले पे अमल दरामद के लिए शायद वहां पे बड़ी डिटर्मिनेशन भी पाई जाती है, तो इसलिए कोई और चारा कार नहीं है, अमल दरामद का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। और एक ये इलेक्शन पिटीशन मेरा ख्याल है कि जो जाएगी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, तो उसमें जो जजमेंट आएगी सुप्रीम कोर्ट की, मेरा ख्याल है कि वो जजमेंट वो मामला भी तय कर देगी जो इलेक्शन कमीशन जो एतराज बार बार इलेक्शन पे करता है, और अगर उस पे उन्होंने उसको वैलिड कर दिया तो इलेक्शन कमीशन के पास फिर कोई चारा भी नहीं रहेगा कि उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी उनको तस्लीम करना पड़ेगा। और ये शायद इलेक्शन कमीशन में भी कुछ लोग नहीं चाहेंगे कि इस मामले को लटकाए रखें, वो फैसला करें, वो फैसला किसी हाई कोर्ट में चैलेंज हो, फिर उस फैसले को चैलेंज किया जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो मामलात को लटकाने की पॉलिसी इस वक्त चल रही है हुकूमत की सतह के ऊपर। तो अगर ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चलेगी और सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ गया तो फिर तमाम दरमियान के जो प्रोसेस है वो सारे के सारे जो है कि वो बेमानी होकर रह जाएंगे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी वैलिडेट हो जाएगा PTI का। ठीक है। और खालिद जमील साहब, आप अब हुकूमत की पोजीशन कैसे देखते हैं, क्योंकि इन तमाम सूरत हाल के बाद, मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट के बाद जब PTI को मिली और यह प्रोसेस भी हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का भी फैसला आ गया है, तो हुकूमत की पोजीशन को कैसे देखते हैं, क्योंकि अब 2/3 अक्सरियत तो हुकूमत के पास नहीं रही। हुकूमत की पोजीशन तो इस वक्त वो एक मुहावरा है ना कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो है कि वो जैसे शरीक होता है, तो हुकूमत के लिए जो है उनके अपने हक तो उनको मिल चुका है मखसूस नशिस्तों का, जितना अवाम ने उनको मैंडेट दिया उतनी वो नशिस्तें ले चुके हैं। अब इससे ज्यादा अगर वो नशिस्तें लेना चाह रहे हैं तो वो तो आइन के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। मसला सिर्फ ये था कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए, PTI को मिलनी चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक फैसले की गलत तशरीह की और उस गलत तशरीह की वजह से तमाम के तमाम लोगों को आज़ाद करार दिया गया था, तो इसलिए जो है कि वो अब PTI को दे दी गई है। तो हुकूमत का एहतजाज मेरा ख्याल है कि ये बेमानी सा लगता है और इसमें बड़ा बचगाना सा लगता है कि वो जैसे कहते हैं ना कि लाडला चांद मांगे खेलने के लिए, तो ये भी इस वक्त चांद मांग रहे हैं खेलने के लिए। हुकूमत उनकी है, इस नंबर से उनकी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हुकूमत जाएगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उनको 2/3 मेजॉरिटी की जो उम्मीद लगा बैठे थे कि उसके नतीजे में तमाम सर्विसेज चीफ और चीफ जस्टिस या तमाम जो मुद्दत मुलाजमत की जो रिटायरमेंट एज है उसको इन्होंने बढ़ाना था 3 साल, उसके नतीजे में तमाम की तमाम सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और जजेस की 3 साल बढ़ जानी थी। और ये हुकूमत चाहती थी कि अगले 3 साल हम 5 साल तक हमें कुछ ना छेड़े और ये तमाम के तमाम मौजूदा सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वही अगले 4 साल भी बैठे रहें। तो वो उनका जो है कि प्लान जो है वो नहीं हो सका। अब इनको धड़का ये लगा हुआ है कि
इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर अगर फॉर्म 45, 47 खुले तो वहां से बहुत सी सीटें हाथ से निकल जाएंगी और जैसे जैसे सीटें निकलेंगी तो हुकूमत कमजोर होती जाएगी और हुकूमत गिर भी सकती है। तो इसी वजह से रिएक्शन सारा का सारा इनका एक इस वजह से है। दूसरा रिएक्शन जो है कि वो आपको याद होगा कि 2002 और 2008 के इलेक्शन हुए थे, लेकिन उन दोनों इलेक्शन के लिए आईनी तरमीम करवाना पड़ी थी। 2008 के इलेक्शन में मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी और तमाम सियासी जमातों ने फैसला किया था कि उनके चेलम तक इलेक्शन को डिले किया जाए और इलेक्शन डिले हुआ। लेकिन इसके बावजूद 270 डबल बी आईने पाकिस्तान के अंदर एक आईनी तरमीम के जरिए उस ताखीर को वैलिडेट किया गया था और ये कहा गया था कि तस्वुर खालिद साहब आप साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन कर चुके हैं अफजल खान साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। बहुत शुक्रिया, आपने एबीएन को वक्त दिया। कहिएगा, अब इलेक्शन कमीशन बाकायदे तौर पर ये हतमी फैसला कर चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दिया जाएगा और मखसूस नशिस्तों का जो प्रोसेस है उसको आगे स्मूथली चलाया जाएगा। क्या टेक है आपका? बात यह है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनोअन तस्लीम करने में कोई भी इदारा इनका आज़ाद है ही नहीं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा सा जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है, मुख्तलिफ इदारे जैसे क्षेत्र बेमहार होते हैं तो ऐसे फैसले करते हैं। इलेक्शन कमीशन के 2-3 फैसले इंतहाई गलत है। ये पहला फैसला है जो उन्होंने सही फैसला किया। उनको वो अपने पिछले फैसले भी उसकी तस्दीक भी करनी चाहिए, उसको भी रुजू करना चाहिए। बात यह है कि गलती इंसान से होती है, लेकिन जो उसको मान के उससे रुजू कर ले वो इंसान है और जो उसके ऊपर डट जाए उसको कुछ और कहते हैं। तो ये हम इतनी खुशाइन है कि इन्होंने ये बात की और बांग दोहल की। उसके अलावा जो उन्होंने उसको पार्टी सिंबल से जो महरूम किया, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन में 172 पार्टियां हैं और इंक्लूडिंग PML एंड जिसमें अभी नवाज शरीफ का इलेक्शन हुआ जिस तरीके से, और उनके इलेक्शन में हमेशा वो घर में ही इलेक्शन होता है और घर के ही उनके लोग जो है वो प्रेसिडेंट और चेयरमैन और वो सेक्रेटरी बनते हैं। बहरहाल हम कभी भी इलेक्शन कमीशन में किसी पार्टी के किसी भी इलेक्शन पे कभी हमने एतराज नहीं किया। ये जिंदगी में पहली दफा था जो इस दौर में एतराज हुआ। उनसे 3 दफा इलेक्शन करवाए गए और तीनों दफा उनसे कहा गया कि नहीं ये इलेक्शन सही नहीं है। तो ये वो भी उनको तस्दीक करनी चाहिए। और अवाम की जो पल्स होती है, अवाम की जो ख्वाहिशात होती है, जमहूरियत का मतलब यह है कि अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम किया जाए। अवाम ने वोट किसी को दिया, इन्होंने सीट किसी और को दी। इनको चाहिए कि उसको उसकी भी तस्दीक कर दे। 45 के मुताबिक जिस चीज के वोट वहाँ है उस वोट दोज वोट शुड बी काउंटेड। इसलिए कि ये सारी दुनिया ये लेजिटिमेसी, ये सिर्फ यहाँ पे हमारी ख्वाहिश नहीं है। ये आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को अपने जो माजी के फैसले हैं, जो इंटरप्रिटेशंस जो गलत दी गई थी, उस पर भी थोड़ी सी नजरसानी करनी चाहिए। आप साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अहमद पनसोता साहब, बैरिस्टर अहमद पनसोता ने हमें ज्वाइन किया। माहिर कानून है, बहुत शुक्रिया, आपने एबीएन को वक्त दिया। अहमद साहब कहिएगा, इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला, कल भी इजलास हुआ, कोई नतीजा नहीं निकला, आज बाकायदे तौर पर ये फैसला कर जी, आई थिंक ये खुशाइन फैसला है, लेकिन इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ऑप्शन भी कोई नहीं था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमने अमल दरामद करने का फैसला कर लिया है, ये अगर वर्ड फैसला निकाल दें और ये कह दें कि हमने करना था, तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन मोर अप्रोप्रिएट। ये तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, दे आर जस्ट इन्फोर्सिंग दैट। और ये सुप्रीम कोर्ट किसी भी इदारे को अगर कोई चीज डायरेक्ट करता है तो उसने उसको इन्फोर्स करना है। लेकिन वंस अगेन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन गिवन सर्कमस्टांसेस में भी अगर सुप्रीम कोर्ट को सीरियसली ले रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है। और इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना और फिर अलाउंस जो कि उसके जजमेंट के अंदर लिखी हुई है कि मेंबर्स ने अपने आप को आके डिस्प्ले करना है, दे हैव टू मेक श्योर कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं। क्योंकि ये वंस अगेन टाइम एंड अगेन मैं वही बात करूंगा कि लेकिन अहमद साहब इससे पहले ये बात भी थी कि शायद इलेक्शन कमीशन जो है वो अपील दायर कर सकता है। पहली तो बात यह जी कि अपील का राइट उनके पास है ही नहीं, अपील तो हो ही नहीं सकती इन प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट। रिव्यू हो सकता था, रिव्यू उन्होंने नहीं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने गालिबन फाइल कर दिया, जिसको आई थिंक नंबर लगा है। तो रिव्यू का फाइल होना जो है इट सेल्फ प्रोसीडिंग्स को नहीं रोकता अनलेस वहाँ पर स्टे ऑर्डर हो जजमेंट के अगेंस्ट। और रिव्यू अभी इसलिए टेकअप नहीं हो सकता क्योंकि जो अपेरेंटली कमेटी है उसमें जो सुनने में आया, हम तो रिपोर्ट से सुन रहे हैं कि 2-1 के फैसले से है अभी कि जो 2 मेंबर्स हैं कमेटी में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत है वो ये समझते हैं कि इसको इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि एक तफसीली जजमेंट नहीं आई अभी। दूसरी बात वो ये करते हैं कि जजेस छुट्टी पर है तो लार्जर बेंच वो वाला जो है
وہ دوبارہ شاید کانسٹیٹیوٹ نہ ہو سکے، بلکہ اس وقت کسی قسم کا لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنا ویسے ہی پاسبل نہ ہو، کیونکہ 1 مہینہ تو سب جو تعطیلات ہیں اس پہ سپریم کورٹ میں، تو اس اینگل سے دیکھا جائے تو ریویو بھی فکس نہیں ہو سکتا اگر آپ اس کو لگائیں، اور فائلنگ سے صرف یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ ججمنٹ روک دی جائیں. سو دے ہیو نو ادر آپشن بٹ ٹو امپلیمنٹ دی ججمنٹ. اب الیکشن کمیشن کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر جو پروسیس ہے یہ اسموتھلی ہو جائے گا؟ کیونکہ ایک طرف پی ٹی آئی نے اپنے 38 جو ممبران ہیں ان کے حوالے سے بھی سرٹیفکیٹ جمع کرا دیا ہے. وہ جانا چاہیے جی جس طرح، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پچھلے 1-2 سال میں رول رہا ہے اس میں مجھے لگتا نہیں کہ وہ اتنے آرام سے کوئی اس کام کو ہونے دیں گے. وہ کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور کریٹ کریں گے، اور بیکاز ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے اس قانون کی، اور وہ انٹرپریٹیشن ان کی ہر 6 مہینے بعد چینج ہوتی ہے، بلکہ اب تو 3 مہینے بعد چینج ہو جاتی ہے ڈپینڈنگ آن دا موڈ. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی نظر نہیں آتا، لیکن جو کہ انہوں نے آج فیصلہ کر لیا تو ایز اے کانسٹیٹیوشنل باڈی میں سمجھتا ہوں کہ یہ از اے ویلکمنگ ڈیسیژن، اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے. آئی ہوپ کہ ملک کے اندر بحران کو وہ ختم کریں بائی امپلیمنٹنگ دس ججمنٹ آف سپریم کورٹ. اب ایک اور سوال بھی ہے احمد صاحب، جو انٹر پارٹی الیکشنز کے حوالے سے بھی اس سے پہلے گفتگو یہی ہو رہی تھی کہ الیکشن کمیشن جو لا ونگ ہے اس کی یہ آبزرویشنز ہیں کہ وہ تحفظات کا اظہار کرتا ہے جو انٹر پارٹی الیکشنز ہوئے تھے پی ٹی آئی کے، کہ انہوں نے کروائی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کروائے ہیں، جو طریقہ تھا وہ غلط تھا. آپ کو لگتا ہے اب یہ معاملہ بھی جائے گا سپریم کورٹ میں؟ بالکل جی، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر لیگل انٹرپریٹیشن چاہیے تو جائے، لیکن وہی بات تو وہی ہے، یہ معاملہ تو آلریڈی ایک دفعہ بیٹ سمپل کیس میں جا چکا ہے، اور اس ججمنٹ کو اسی ججمنٹ میں کلیئر بھی کر دیا کہ اس کی بالکل انٹرپریٹیشن یہ نہیں تھی کہ آپ ان سے سمپل واپس لیں. اب جہاں تک انٹرا پارٹی الیکشن کی بات ہے، یہ ڈیبیٹیبل بات ہے کہ یہ تو بات اگر آپ کو یاد ہو تو میجورٹی بینچ کے ججز ہیں انہوں نے کہا بھی تھا کہ الیکشن انہوں نے کروائے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، دیٹس اے سیپریٹ کوسچن. بٹ یہ کہنا کہ انہوں نے الیکشن ہی نہیں کروائے، نمبر 1، اور نمبر 2 جب سپریم کورٹ میں جائے گی تو ساتھ یہ بات بھی کھلے گی کہ اس قسم کی اس نوعیت کے الیکشن باقی پولیٹیکل پارٹیز نے کروائے تو ہاؤ کین یو ٹریٹ 2 ڈفرنٹ پارٹیز ڈفرینٹلی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی میں اگر ان اپوز لوگ آئیں اور ان کا پروسیس فالو ہو رہا ہو وہ آپ کو ایکسیپٹیبل ہے. وہ ہم انگریزی میں کہتے ہوتے ہیں واٹس گڈ فار گوز از گڈ فار گینڈر. تو یہ سوال بڑا سمپل ہے. تو اس حساب سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ دونوں کو دیکھا جائے گا. پھر سپریم کورٹ میں بات بہت انلارج ہوگی اور دیکھی جائے گی. سو اس اینگل سے اگر ان کو انٹرا پارٹی الیکشن کی اتنی پرابلم، اور یہ ساری پرابلم اس ٹائم پر ہی کیوں ہو رہی ہے، اتنی دیر سے الیکشن کمیشن آف پاکستان ادھر ہی ہے نا جی، تو یہ ساری پرابلم کس ٹائم نہیں ہو رہی، تو یہ سارا کانڈکٹ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے احمد صاحب، آپ ساتھ ہی رہے گا. افضل خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. افضل صاحب، جیسے کہ بھی احمد صاحب نے بات کی ہے کہ اب جو دوسری پارٹیز ہیں، دیگر پولیٹیکل پارٹیز، انہوں نے بھی اپنے انٹر پارٹی الیکشنز کرائے تھے، ان میں بھی بہت آبزرویشنز ہیں، لیکن ان کو نہیں دیکھا جاتا جس طرح پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشنز کو دیکھا گیا، حالانکہ وہ 3 بار اپنے الیکشنز کروا چکے ہیں. بات یہ ہے کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تازہ ہوا کا پہلا جھونکا الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا ہے کہ پہلی دفعہ یہ معلوم ہوا کہ جی یہ پی ایم ایل این کا یا پی ٹی ایم کا حصہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھو، 1 آڈ مین آؤٹ. تم صرف پی ٹی آئی کے خلاف جب کچھ ایسے حرکتیں کرتے ہو جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، عوام میں سب سے مقبول ترین پارٹی ہے، آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو، تو بات یہ ہے کہ آپ جب امپائر ہوتے ہیں، آپ جب ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے میں ہوتے ہیں، آپ اگر کسی کے فیور کرتے بھی ہیں تو وہ ڈسکریٹلی کرتے ہیں. یہاں پہ تو زبردستی جیتے ہوئے کو ہاروا دیا گیا اور ہارے ہوئے کو جتوا دیا گیا. بہت سے ہارے ہوئے کو جنہوں نے جتوایا، جیسے وہ جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں، اس نے ریفیوز کیا، اور باقی لوگوں کو بھی جو اگر آنریبل لوگ ہوتے تو وہ ریفیوز کرتے. اور میں جن لوگوں نے ہارے ہوئے کے باوجود حلف اٹھایا ہے، میرے خیال میں جو ریفارمز ہوں گی آئندہ کے لیے، وہ ساری زندگی کے لیے الیکشن لڑنے کے اہل بھی نہیں رہیں گے. بات یہ ہے کہ اس طریقے سے زبردستی نہیں چلتی، فورسڈ میرجز نہیں ہوتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فورس کسی کو اسلام بھی لانے پہ مجبور نہ کرو، سب کی اپنی مرضی ہے. اب لوگ جس کو ووٹ دیں تو کوئی ایک طاقتور جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، اور طاقتور وہ نہیں ہوتا جو سروں پہ حکومت کرتا ہے، طاقتور وہ ہوتا ہے جو دلوں پہ حکومت کرتا ہے. اور الیکشن کمیشن کو اب آپ کے توسط سے ہم یہی کہتے ہیں کہ جو پہلے انہوں نے زیادتیاں کی ہیں، جیسے انہوں نے سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود الیکشن شیڈول اناؤنس کرنے کے باوجود الیکشن نہیں کرائے، کبھی پیسوں کا بہانہ بنایا، کبھی سیکیورٹی کا بہانہ بنایا، لیکن انہوں نے سپریم کورٹ کی وائلیشن کی. ایسے کبھی نہیں ہوتا، کسی جمہوری ملک میں نہیں ہوتا. ہندوستان میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو یہاں تک کہا کہ اگر آپ نے کسی ایسے بندے کی نامینیشن پیپر قبول کیے جس کی ہسٹری تاریخ ہو، جو گنڈا ہو، جو بدماش ہو، جو رسہ گیر ہو، تو ہم
इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग करेंगे। ये बहुत मशहूर सुप्रीम कोर्ट की वहाँ पे बात ही है कि दुनिया में आप किस किस्म का इलेक्शन कमीशन है और किस किस्म की आपकी अदालतें हैं। अभी ये काजी फाइज ईसा साहब की वजह से अदालत की जो इज्जत ग्रेस में कमी आई है, हम कभी नहीं चाहेंगे, कोई जमहूरियत पसंद आदमी नहीं चाहेगा कि जो इदारे मुल्क में अपने अपने किरदार, अपने अपने रोल को अदा नहीं करते। एक इदारा इंसाफ के लिए है, वहां से अगर जुल्म हो और जुल्म देखते हुए उसके ऊपर आंखें बंद की जाए तो वो इदारा अपनी अफादियत खो देता है, उसका इज्जत और एहतराम दिलों पे होती है, तो वो खत्म हो जाता है। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन में जो पहली भी गलतियां की हैं, इससे पहले कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 या दीगर सख्त किस्म के और वो जाहिर है जब आप आईन को, और ये आखिरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि इन्होंने आईन की वायलेशन की है। सिर्फ उसी फिक्र को लेके अगर सुप्रीम कोर्ट में कल कोई भी पार्टी जाएगी तो इन लोगों के लिए कोई निजात की राह नहीं होगी। आज शायद मौका हो कि वो अपनी गलतियों की, अपनी ज्यादतियों की, अपने जुल्म की तस्हीह करें और उनको एकोमोडेट करें और उनको फैसिलिटेट करें जिनके साथ इन्होंने ज्यादती की, तो शायद कोई खैर का दरवाजा खुले। अफजल साहब आप साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर कानून हाफिज एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपने भी इनको वक्त दिया। हाफिज एहसान साहब कहिएगा, अब बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन भी इस बात पर राजी हो चुका है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उस पर अमल दरामद करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सारी चीज के दो एस्पेक्ट हैं। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो भी फैसला है उसको पाकिस्तान का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या पाकिस्तान का जो एग्जीक्यूटिव है उसको उसकी डिफाइंस करनी चाहिए या उसको मानना चाहिए, और उसका कोई लीगल ऑप्शन ये नहीं है कि आप उसकी डिफाइंस के अंदर जाएं या उसको माने नहीं। हाँ, आपको मानना चाहिए, आपको मानना पड़ता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा आर्टिकल 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन उसके अंदर ये है कि अगर आप उस ऑर्डर से एग्रीव्ड हैं या आप ये समझते हैं कि उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम है, तो आपके पास जो लीगल ऑप्शन रिव्यू का है वो अवेलेबल है, जो आर्टिकल 188 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है। अब इस केस के अंदर सीरियस ऐसी चीजें हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर आई, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एक ऐसा है कि जिसके अंदर आर्टिकल 51 की इंटरप्रिटेशन है या सेक्शन 104 की है या रूल 92, 94 की है। और मेरा ये ख्याल ये है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये एक फैसला मुनासिब है कि उन्होंने इस फैसले को रिव्यू नहीं किया, क्योंकि बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस अपने ऑर्डर के अंदर एक इनबिल्ट ऑर्डर किया हुआ है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई इस मामले की इंटरप्रिटेशन चाह रहा है, इस जो आप शॉर्ट ऑर्डर है 12 जुलाई का, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या उसके बाद पीटीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 8 रुकनी बेंच है उसके ऊपर जा सकती है और उनको अपनी जो रिजर्वेशंस हैं वो बता सकती है, और फिर उसके ऊपर एक मुनासिब ऑर्डर आएगा। तो मेरा ये ख्याल ये है कि जिन सारी रिजर्वेशंस जो हैं जो अभी आपके सामने आ भी रही हैं, ये उस ऑर्डर के अंदर हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो विंडो जो है उसको ओपन करेगा और बिल्कुल कहेगा कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को मानते हैं और इन्हें मानना चाहिए भी एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस। लेकिन जिस हद तक वो समझेंगे कि ये चीजें जो हैं इस ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस चाहिए, उस गाइडेंस के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। और फिर वो जो है एक चीज अगर 8 रुकनी मेंबर्स बेंच जो है, चूंकि अभी सिर्फ शॉर्ट ऑर्डर आया है जिसके अंदर कोई ऐसी डिटेल्स या रीजंस नहीं है कि किस की बुनियाद के ऊपर वो ऑर्डर उन्होंने किया है, तो उसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट का जो 8 रुकनी बेंच है वो बैठेगा और बैठ के अगर उसकी इंटरप्रिटेशन की ये एप्लीकेशन फाइल करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद उन्हें विंडो प्रोवाइड की है, तो उसके बाद फिर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा डेफिनेटली उस ऑर्डर को ये इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन ये एक अच्छी चीज है कि बजाय ये है कि आप आर्टिकल 188 के नीचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के खिलाफ जाएं, तो दूसरा जो ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो दिया है, मेरा ख्याल है उनका ये अवेल करना जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक पॉलिटिकल टर्मोइल आया हुआ है उसके अंदर एक मुनासिब लीगल इक़दाम है। लेकिन हाफिज एहसान साहब, इससे पहले अहमद पनसोदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी यही बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के पास जैसे भी अपने आर्टिकल की बात की 188 की 51 की और लीगल ऑप्शंस थे, बजाय इसके कि वो किसी और ऑप्शन में जाते, लेकिन उनके पास अपील का हक है ही नहीं।
नहीं, अपील का हक है। अपील का यानी कि रिव्यू का हक है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 185 के नीचे फैसला किया था और उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस केस के अंदर रिस्पोंडेंट था। तो अगर इसको ऑर्डर से एग्रीव थे तो ये जा सकते थे आर्टिकल 188 के नीचे रिव्यू के लिए। इसके अंदर कोई उन पर कदगन नहीं थी कि जी आप रिव्यू फाइल नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बजाते खुद उन्हें ये कहा है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसला किया है कि जिसके अंदर एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के मुतालिक उन्होंने फैसला किया है कि जो ना इस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जो आर्टिकल 51 या सेक्शन 104 या रूल 92, 94 के अंदर ना उन्होंने अप्लाई किया है, ना वो क्वालिफाई करते हैं, बट एक जजमेंट आ गई है और उस जजमेंट के अंदर कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल हिंड्रेंसेस आएंगी उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनकी इंटरप्रिटेशन के लिए जाएगा और फिर अल्टीमेटली ये जाके जो भी सुप्रीम कोर्ट उसको क्लैरिफाई करती है इस सारे फैसले की इम्प्लीमेंटेशन आएगी। सही, इस मुतालिक आपको बता रहे हैं कि हमें तमाम जो माहिर कानून थे वो भी मौजूद थे हमारे साथ। अहमद पंसूसा साहब मौजूद थे, अफजल खान साहब मौजूद थे, हाफिज एहसान साहब मौजूद थे, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मौजूद थे।